हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेटिंग गोल। फ्रेंड्स, पर्यावरण परिस्थितिकी घटना चक्र में ये दूसरा वीडियो है और ये वाला जो वीडियो होगा इसमें से देखिए हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं पर्यावरण सुरक्षा, धारणी विकास, पृथ्वी शिखर सम्मेलन और एजेंडा 21। तो ये जो चार टॉपिक हैं फ्रेंड्स, इन चार टॉपिक के जो भी क्वेश्चन हैं इसमें से उनको हम क्रम से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी देख लें और अन्य वीडियोस भी इस चैनल में आप देखें फ्रेंड्स। और यदि नए हैं इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि जो भी हम नए वीडियो डालते हैं तो उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। चलिए तो देखिए इसमें से हम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें से पहला प्रश्न है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। ऑप्शन ए, पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण। ऑप्शन बी, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना। ऑप्शन सी, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन। और ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। तो देखिए पर्यावरण अपकर्ष का क्या मतलब है, इनमें से सभी ये सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। पर्यावरण अपकर्ष का मतलब होता है कि पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन होता है, मतलब कि उसको जो नुकसान पहुंचता है, क्षति पहुंचता है, उसे हम कहते हैं पर्यावरण का अपकर्ष या पर्यावरण का डिग्रेडेशन। अगला देखिए प्रश्न देखते हैं इसमें से, अपक्षय का विचार संबंधित है। ऑप्शन ए, पृथक हुए पदार्थों का संग्रह। ऑप्शन बी, मौसम में दैनिक परावर्तन। ऑप्शन सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त में कोई नहीं। तो अपक्षय का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, इसमें से ऑप्शन सी सही है। अपक्षय का मतलब है कि कोई भी अगर चट्टान है, उस चट्टान का डिग्रेड हो जाना, छोटे छोटे सूक्ष्म कणों में उसको क्या हो जाना, विभक्त हो जाना, इसे ही कहते हैं हम क्या, अपक्षय। तो अपक्षय की क्रिया, अपक्षय और इसके साथ अगर हम बात करें फ्रेंड्स की अपर्दन और निक्षेपण, तो ये सारी क्रियाएं अलग अलग हुआ करती हैं। तो अपक्षय का यहाँ पे जो मतलब है वो होता है चट्टानों का सूक्ष्म छोटे छोटे कण में विभक्त हो जाना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। ऑप्शन ए, धारणी विकास। ऑप्शन बी, गरीबी कम करना। ऑप्शन सी, वातानुकूलन। ऑप्शन डी, कागज के थैलों का प्रयोग। तो पर्यावरणीय सुरक्षा का जो संबंध है इनमें से किससे नहीं है, वो नहीं है फ्रेंड्स गरीबी कम करने से, ये डायरेक्ट इससे संबंध नहीं रखती है। बाकी देखिए धारणी विकास इससे संबंधित होता है क्योंकि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट है वो पर्यावरण की जो सुरक्षा है उसको बनाए रखता है। वातानुकूलन है ना, वातानुकूलन भी क्या करता है कि इससे पर्यावरण से संबंधित है। क्यों? क्योंकि देखिए अगर हम रेफ्रिजरेशन की बात करें तो वहां पर भी क्या है, उससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्षति पहुंचती है CFC गैसों से, तो इसलिए ये इससे जुड़ा हुआ है। और एक देखिए यहाँ पर क्या है, कागज के थैलों का प्रयोग। कागज कैसे बनता है, पेड़ों से बनता है। अगर कागज का जो प्रयोग है अगर वो हम उचित तरीके से नहीं करते हैं और ज़्यादा कागज का प्रयोग करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमें पेड़ों की कटाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये है इस प्रकार से कि पर्यावरण को क्या मतलब परेशानी हो सकती है इन चीज़ों से। अब यहाँ पर देखिए हम धारणी विकास की थोड़ा सा बात करते हैं। तो धारणी विकास में हमें एक चीज़ जानने की जो आवश्यकता है वो ये है कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं फ्रेंड्स ये क्या हैं और ये क्यों लाए गए, कब लाए गए, इसके विषय में अगर हम थोड़ा सा चर्चा करें तो देखिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये जो धारणी विकास लक्ष्य हैं, ये पहली बात तो इनकी संख्या 17 है। अब ये लाए कब गए, देखिए सबसे पहले जब रियो +20 हुआ, रियो +20। अब देखिए रियो +20 के पहले हम थोड़ा रियो को जाने, तो ये जो रियो सम्मेलन था ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसको कहते हैं, ये 1992 में हुआ था फ्रेंड्स। और ये कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ 1992 में। इसकी ही 20वीं वर्षगांठ, तो 20वीं वर्षगांठ कब होगी इसकी, 2012 में। अर्थात 2012 में पुनः एक सम्मेलन आयोजित किया गया रियो डी जेनेरियो में और वहां पर ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात की गई। तो 2012 में
रियो डी जेनेरियो में जो रियो +20 हुआ वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स निर्धारित किए गए और इनकी संख्या 20 रखी गई, वो 17 रखी गई, सॉरी, है ना। इनकी संख्या कितनी है? 17। अब ये जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये इसलिए रखे गए कि प्रत्येक देश का जो भी विकास है या प्रत्येक जन का जो विकास है वो इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के माध्यम से होगा। अभी भी देखिए कोई भी सरकार जो नीतियां बनाती है वो इन्हीं के दायरे में होती है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो देखिए प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं? ये पूछे जा सकते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कब निर्धारित किए गए, दूसरी चीज इनकी संख्या कितनी है। इसके बाद में अगर और गहराई से प्रश्न पूछता है तो वहां पर वो पूछ लेता है कि पहले नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कौन सा है, दूसरे का कौन सा है। तो यहाँ पर हम वही सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल्स हैं 17, उनकी यहाँ पर हम लिस्ट रखे हुए हैं, तो इनको आपको हम थोड़ा सा बताते हैं। देखिए इसमें से जो पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो है गरीबी के सभी रूपों की पूरे विश्व में समाप्ति, और इसका दूसरा है भूख मतलब कि हंगर की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि बढ़ावा। अब देखिए इसी का अगर हम दो को ही आपको अगर व्याख्यायित करें तो देखिए गरीबी कम करना, तो हमारी गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लाती है वो किसी भी तरह की स्कीम लाती हो तो वो किस हिसाब से लाती है कि गरीबी को कम किया जा सके। दूसरी चीज हंगर, देखिए हंगर इंडेक्स भी जारी होता है, इसके साथ साथ में भूख से कोई ना मर सके इसके लिए हम पीडीएस अपनाते हैं, है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है सरकार वो अपनाती है। खाद्य सुरक्षा हो सके और बेहतर पोषण मिल सके। अब देखिए बेहतर पोषण के लिए देखिए कितनी माताओं के लिए, शिशुओं के लिए कितनी योजनाएं लाई जाती हैं, तो ये सारी किस हिसाब से लाई जा रही हैं? इसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत ही लाई जा रही हैं। तो अब देखिए इसी में से अब तीसरा जो गोल्स है वो क्या है? सभी आयु के लोगों में सेहत और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा दें। इसके बाद चौथा है समावेशी व न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को आजीवन सीखने का अवसर देना। पांचवा है लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं व लड़कियों को सशक्त करना। और छठवां गोल्स है सभी के लिए स्वच्छ जल एवं सफाई की उपलब्धता सुनिश्चित करना। इसके बाद सातवां है सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना। और इसका आठवां है सभी के लिए समावेशी और सतत आर्थिक विकास, रोजगार और समुचित कार्य को बढ़ावा देना। और इसका नवां है लचीले बुनियादी ढांचे, समावेशी औद्योगिकरण को बढ़ावा और नवाचार को प्रोत्साहन देना। और 10वां गोल है देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना। 11वां है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर का निर्माण। और 12वां है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। 13वां है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। 14वां है महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और सतत उपयोग। 15वां है मरुस्थलीकरण को रोकना, वनों का संवहनी प्रबंधन करना, भू संरक्षण एवं जैव विविधता को नुकसान से रोकना। 16वां है न्याय संगत, शांतिपूर्ण व समावेशी समाजों को बढ़ावा। और 17वां है फ्रेंड्स सतत विकास हेतु वैश्विक भागीदारी की पुनर्जीवित करना। मतलब कि देखिए अब ये जो 17 गोल्स हैं ये 17 गोल्स के माध्यम से ही सारी पॉलिसीज बनाई जाती हैं प्रत्येक कंट्री में, और इनको पूरा कब तक करना है? तो 2030 तक। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि सतत विकास जो हमारे लक्ष्य हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको पूरा करने की जो समय सीमा है वो कितनी है? 2030 तक इनको पूरा किया जाना है। अब देखिए इसी से संबंधित जो प्रश्न है इनको हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, धारणीय विकास लक्ष्य मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, प्रस्तावित किया था। और दूसरा दिया है धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से या कौन सा सही हैं या सही हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना ही दो। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? आपका एक
सॉरी यहाँ पर 2 सही है, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पर ये 72 में थोड़ा ना किए गए थे, हमने अभी चर्चा की कि ये 2012 में आए थे। कितने में आए थे? 2012 में आए थे। लेकिन इनको पूरा कब तक किया जाना है? वो यहाँ पर 30 तक पूरा किए जाना है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी सिर्फ सही होगा। अगला देखिए, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है। ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात करना, ऑप्शन सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण रहे, ऑप्शन डी है कृषि प्रयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि का प्रयोग में लाना। तो सस्टेनेबल जो कृषि है या धारणीय कृषि है, इसका मतलब क्या है? भूमि का इस प्रकार प्रयोग करना कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। क्योंकि धारणीय विकास का मतलब अगर हम समझें साधारण सा तो क्या होता है कि अभी की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और भविष्य की आवश्यकताओं को भी देखा जा सके, इसे ही हम कहते हैं धारणीय विकास। इसी प्रकार से धारणीय कृषि भी होती है जो कि मिट्टी की गुणवत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने के विषय में बात करती है, चर्चा करती है। अगला प्रश्न देखिए, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, ऑप्शन बी पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो रियो डी जेनेरियो में जो सम्मेलन संपन्न हुआ वो क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था, अर्थात ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता रहता है। ऑप्शन बी है यहाँ पर यह भूमंडलीय स्तर पर पर्यावरण के मुद्दों पर वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। ऑप्शन सी है यह OECD के अधीन एक अभिकरण है जो अल्प विकसित देशों को उनके पर्यावरण की सुरक्षा के विशिष्ट उद्देश्य के प्रौद्योगिकी और निधियों का अंतर सुकर करता है। ऑप्शन डी है यहाँ पर दोनों, मतलब कि ए और बी सही हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चर्चा किसके विषय में पूछा गया है? भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा। भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स GEF, ठीक है। अब ये जो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जिसे कहते हैं GF, भूमंडलीय पर्यावरण सुविधा, ये क्या है? देखिए ये है, इसका ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। ये है यह जैव विविधता पर अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। इसके विषय में और थोड़ा सा हम चर्चा करना चाहेंगे कि देखिए जब हम जानते हैं कि 1992, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ कि पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। इसके बाद देखिए पृथ्वी सम्मेलन जब ये हुआ तो यहीं पर एक चीज की गई थी कि एजेंडा 21 एक तो यहाँ पे लाया गया था, एजेंडा 21 लाया गया था। और दूसरी चीज यहाँ पर हम GEF की जो बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, ये GEF जो ग्लोबल इन्वायरमेंट जो फैसिलिटी है, ये क्या थी? ये ऐसा एक अभिसमय था जो फाइनेंशियली काम करता था, मतलब कि ये अन्य संस्थाओं को फाइनेंस प्रोवाइड करता था ताकि विकास किया जा सके और कैसा सस्टेनेबल विकास किया जा सके। तो यहाँ पर देखिए ये जो पहला जो ऑप्शन था ये क्या कह रहा था कि ये देखिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करेगा। ये पहली बात तो वित्तीय क्रियाविधि के रूप में जो काम करेगा तो यही करेगा। अच्छा, यहाँ पर हम थोड़ा और आपको बताना चाहेंगे कि जो ये 1992 में ये जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, तो चूंकि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें चाहिए था, इसके लिए कुछ और संस्थाएं बनाई गई थी, जिनमें से एक संस्थाएं थी देखिए UNFCCC। अगर आप इसका नाम सुने हो तो देखिए ये क्या होता है? ये होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क
कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इनका फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो UNFCCC है ना, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो ये है UNFCCC। इसके बाद एक और जो फ्रेंड्स यहाँ पर वो बनाई गई थी UNCBD, एक बनाया गया था CBD। अब ये क्या था CBD? जो फ्रेंड्स ये CBD था, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बाद मतलब उसमें बात करता था। अर्थात ये देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो ये बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है उसके लिए ये बनाया गया था। एक और बनाया गया था जिसे जानते हैं UNCCD, आपने नाम सुना होगा, कम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, है ना। ये मतलब यूनाइटेड नेशन का जो डेजर्टिफिकेशन के लिए बात करता था, मतलब कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, है ना, कम्बैट टू डेजर्टिफिकेशन, मतलब मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए एक वो बनाया गया था। तो ये भी उसी समय बनाया गया था। तो इन सारी जो भी 3 संस्था बनाई गई थी, तो इनको फंडिंग कौन करे, उसके लिए बनाया गया था GEF। तो इस प्रकार से ये GEF था, जिसका ऊपर थोड़ा सा हमने चर्चा किया। अगला देखिए प्रश्न है यहाँ पे, समाचारों में कभी कभी दिखने वाला एजेंडा 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए दिया है, यह धारणीय विकास के लिए एक वैश्विक कार्य योजना है। और ऑप्शन यहाँ पर दूसरा दिया है, 2002 में जोहान्सबर्ग में हुए धारणीय विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन में इसकी उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है नीचे मैंने यहाँ पर रखा है, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या फिर ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। अब यहाँ पर देखिए जो ये बात की गई है फ्रेंड्स एजेंडा 21 की, तो एजेंडा 21 कब लाया गया था? अभी चर्चा की थी कि 1992 में लाया गया था एजेंडा 21। और ये एजेंडा 21 जो था ये किसके लिए लाया गया था? यह एक धारणीय विकास लक्ष्य था, यह धारणीय विकास के लिए लाया गया था। तो यहाँ पर दूसरा देखिए, ये ऑप्शन तो सही हो गया पहला, लेकिन दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ये 2002 में लाया गया था। नहीं, ये 2002 में नहीं लाया गया था, ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन के साथ ही ये लाया गया था फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से केवल एक ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला देखिए प्रश्न, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए काहिरा में, ऑप्शन बी रियो में, ऑप्शन सी डरबन में, ऑप्शन डी क्योटो में। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कहाँ किया गया था, ये रियो में किया गया था, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन थे हमने इनको हल किए। हम इसी प्रकार से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे फ्रेंड्स। और ये वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, अगर इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप अपना सजेशन भी दे सकते हैं। और इस वीडियोस को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और भी इस चैनल के वीडियोज आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।